हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज नीट 2020 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें आपका कोड है G2। ठीक है, कोड डाल लीजिएगा G2। ये आपके पास है कोड G2। ओके, इसमें जो क्वेश्चन होंगे 91 से लेकर क्वेश्चन होंगे 135। ओके, इनके बीच में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 91 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो 91 वाला G2 कोड है आपका, पेपर कोड G2। ये आपका क्या है, पेपर कोड। ठीक है, G2 आपका पेपर कोड है। हम पहला क्वेश्चन है 91 वाला करते हैं। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन है आपके पास। A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its scale. The pitch of screw gauge is। इसमें पिच पूछी है स्क्रू गेज की, पिच पूछी है स्क्रू गेज की। जितने डिवीजन किए गए हैं, डिविजन्स किए गए हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी, लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपकी पिच आ गई। मतलब कितनी मतलब विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसने कितने डिवीजन किए, 50 डिवीजन किए, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है आपके पास। लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, जो लीस्ट काउंट है आपके पास 0.0 mm। जो आपका सॉल्यूशन है ABC ऑप्शन दिया हुआ है वो लिख देता हूं मैं। जो ABCD आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो लिख देता हूं। 0.25 mm पहला, दूसरा दिया हुआ है 0.5 mm, तीसरा आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.0 mm, और चौथा आपके पास दिया हुआ है 0.0 mm। ठीक है, तो मैंने डिवीजन मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास पिच आ जाएगा। तो 50 इंटू इसको लिख दीजिए 1/100 लिख दोगे। और इसमें mm में क्वांटिटी, ये भी mm में है, ये भी mm में, तो अपने जो पिच आएगी वो भी किस में आ जाएगी आपके पास, mm में। जो पिच आ जाएगी आपके पास वो भी किस में आ जाएगी, mm में। तो ये हो जाएगी 1/2 mm, यानी आपके पास 0.5 mm। तो इसमें ऑप्शन जाता है, इसमें ऑप्शन बी जाता है, ये आपके पास ऑप्शन बी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इतना आप नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो 11th-12th वाले हैं, जिन लोगों ने नीट नहीं दिया है वो भी देख लीजिए, क्योंकि 11th में रहता है ये स्क्रू गेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 92 में, ठीक है, 92 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जो पेपर कोड G2 है, पेपर सबके पास अवेलेबल है, ऑफलाइन पेपर है, तो आप क्वेश्चन लिखने की मुझे इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 92 वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। 92, ठीक है, 92 में क्या कह रहे हैं, द मीन फ्री पाथ, ये काइनेटिक थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया, काइनेटिक थ्योरी में से, ये आपके पास काइनेटिक थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया, KT में से। जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी रहती है उसमें से क्वेश्चन आ गया है KT। चैप्टर नंबर 13 के आसपास आपका रहता है 11th क्लास में। तो द मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर ए गैस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, डेराइव करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का होता है, जिसमें D डायामीटर दे रखा है, D आपके पास डायामीटर दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है। ओके, D डायामीटर दे रखा है और K पदों में बताना है। तो आपके पास जो आंसर रहेगा 1/√2 n पाई
n पाई डी स्क्वायर। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा G2 वाले सेक्शन में, ये ऑप्शन आपके पास ए रहेगा। ठीक है, G2 सेक्शन वाले में ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 1 लिखिए, ऑप्शन 1 रहेगा। ये आपके पास मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला रहता है, जो काइनेटिक थ्योरी है, लेसन नंबर 13 है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद है, 11th क्लास में ये टॉपिक रहता है। तो ये आपके पास डायमीटर है, तो डायरेक्ट मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला रहता है जिसमें ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में चलिए। क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times of the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency half intensity doubled? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगा कि पूरे जो आपके G2 पेपर है, यानी आपका जो नीट का पेपर है, इसका ही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बार बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका रहता है क्लास 12th में 11 नंबर चैप्टर, ऑलमोस्ट 11 नंबर चैप्टर रहता है, इसमें से क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, कैसा है क्वेश्चन देखोगे, क्या कह रहा है, इसमें कुछ डबल टाइम है, ये थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के होते हैं, क्योंकि 1.5 टाइम्स लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है, कहीं हाफ कर रखा है, कहीं डबल कर रखा है, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत समझ के पढ़ने का होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिएगा। तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स, तो आपकी जो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स किसके है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और न्यू आपके पास क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपके पास, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये गिवन है आपको, 1.5 न्यू नोट है, फिर आगे गिवन है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसमें बताना है आपको, करंट बताना है, करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा वो बताना है, करंट बताना है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, और फ्रीक्वेंसी इज हाफ, इंटेंसिटी इज डबल्ड, इंटेंसिटी इज डबल्ड, इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए और फ्रीक्वेंसी को आपके हाफ कर दिया जाए, तो क्या कैसे करोगे, तो देखोगे हम कैसे करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दीजिए, सबसे पहले इसको एक मानने पे डिपेंड कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास 100 है फ्रीक्वेंसी, 100 मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 100 मान लीजिए। उसके बाद में आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई, 1.5, तो आपके पास 150 फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, 150 फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई। अब 150 है, अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी हाफ कर रहा है, तो इसकी हाफ कर दीजिए आप, तो आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 75 फ्रीक्वेंसी आ गई। तो 75 फ्रीक्वेंसी आ गई, और जो आपके पास है करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, न कि फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है करंट, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी 75 हो गई। परंतु जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और कितनी दे रहे हो, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, और ये आपके पास ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है जो आपने डाली है, ये आपके पास न्यू नोट है। ठीक है, ये आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ये जो 100 है आपके पास न्यू नोट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, न्यू आपका कम है, ये आपका न्यू कम है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है आपके पास, लाइट ऑफ
फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, कम है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है जब तक थ्रेशोल्ड, तो इसके बाद में क्या हो गया, तो आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, जब तक वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उस जो मटेरियल है उस पे से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास मिली है, ये वाली कंडीशन आपके पास मिली है, न्यू नॉट है वो ज़्यादा है, न्यू कम है, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी मिली है, तो जो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ये कम है, तो आपके पास जो आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन है क्या है, न्यू बराबर फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये ज़्यादा है, तो आपके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई भी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है तो करंट की तो कोई बात भी नहीं कर सकते, तो आपके पास सीधा डायरेक्ट क्या हो गया, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, करंट क्या हो गया, डायरेक्ट जीरो हो गया, ओके, ये आपका करंट जीरो है, तो इसमें से कौन सा है आपके पास करंट का, करंट कहाँ पर जीरो है, वो कौन सा है आपका, तो 93 में जो आपका करंट जीरो है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करंट आपके पास जीरो है, ओके, ये 93 का ऑप्शन है, ऑप्शन 3 करंट जीरो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 94 पर। समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल है उससे जो है इमिट होना प्रारंभ करें, यानी उत्सर्जित होना प्रारंभ करें, जब वो उत्सर्जित होंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो ही आपके पास इलेक्ट्रॉन की, जब काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और सीधा ही है I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो आपके पास जो करंट बनेगा जो किस पे डिपेंड करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, तो जब भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तभी करंट होगा, जिसके कारण आप करंट की बात कर सकोगे, ओके। तो वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिट होना प्रारंभ करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो यानी लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, 94, बहुत शानदार क्वेश्चन है 94, देखोगे 94 क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऑफ 94, इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम है सर्टेन रीजन का, आपके पास कितना गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम गिवन है आपके पास, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट, ठीक है। थ्रू आउट, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस शब्द पे ध्यान देना, थ्रू आउट ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट शब्द दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो सीधा ही फॉर्मूला है आपके पास, पूरे आप दो तरीके से सोच सकते हो, सोच नंबर फर्स्ट, एग्जाम में बैठे हो तो सोच दो तरीके से सोच सकते हो, सोच नंबर फर्स्ट, सोच नंबर 2, सोच नंबर सेकंड, दो तरीके से सोच सकते हो। दोनों तरीके बताऊंगा। आपके पास कोई भी स्पेस है जिसका वॉल्यूम आपके पास इतना दे रखा है, ठीक है, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब पे बराबर है, बराबर है मतलब थ्रू आउट पूरे सिस्टम का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ये मान लीजिए पूरा सिस्टम है आपके पास, और इस दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल आपके पास क्या है, ये A है ये B है, तो इस पे पोटेंशियल बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V 0, तो डेल्टा V 0 हो गया, तो
तो E बराबर क्या होगा, V अपॉन डी। तो E बराबर V अपॉन डी हो गया, तो नेट पोटेंशियल आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया, डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो गया। सोच नंबर फर्स्ट। ओके, ये थी अपनी सोच नंबर फर्स्ट। क्योंकि पोटेंशियल बराबर हो गया तो पूरी सरफेस कौन सी बन गई, इक्वल पोटेंशियल सरफेस थ्रू आउट, मतलब पूरी सरफेस पे बराबर हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। सेकंड फॉर्मूला, ये E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये सेकंड सोच है अपनी कि इसका अवकलन कर दीजिए R के रेस्पेक्ट में। तो आप सीधा करोगे अवकलन R के रेस्पेक्ट में, मुझे नहीं लगता इस 5 में कहीं भी मुझे R दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, डायरेक्टली जीरो। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्थ नंबर आंसर जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 पेपर कोड G2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 95 पेपर कोड G2। तो देखोगे 95 में क्या है, आज पूरा पेपर सोल्व करवा देंगे। क्वेश्चन मैच कर लीजिए आपने कितना सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 95। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रखा है, विच द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी रो एंड विथ टेम्परेचर, रजिस्टिविटी रो एंड विथ टेम्परेचर विथ respect to टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो बड़ा ही नॉन एज कर्व है, तो कैसे बनेगा, डायरेक्ट ही नॉन एज कर्व है, तो ये आपके पास ये कर्व बनेगा। ठीक है, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉन एज कर्व है ये तो। रो आपके पास क्या है, रजिस्टिविटी, और टेम्परेचर टी। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन की बात की जाए तो आपके पास जो ऑप्शन होगा टू ऑप्शन हो जाएगा 95 में, 2 ऑप्शन हो जाएगा 95 में, क्वेश्चन नंबर 95 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब 96 में, क्वेश्चन नंबर 96 में, क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में। तो क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, ए वायर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया A इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एक फिक्स सपोर्ट से आपको उसमें लटका रखा है। द लेंथ ऑफ वायर इज L1 चेंज। अब जैसे लटका रखा है, पहले तो लेंथ थी आपके पास L, और जैसे लटकाने के बाद जो लेंथ का चेंजमेंट आया, मान लीजिए बड़ा हुआ छोटा हुआ मुझे नहीं पता, L1 लेंथ का चेंजमेंट आ गया है। व्हेन मास इज सबस्टेंडेड, व्हेन मास सबस्टेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, फ्री एंड, इस पे मास सबस्टेंडेड कर दिया, कोई भी मास मान लीजिए फ्री एंड पर, ये 2 फ्री एंड है, इसमें मास सबस्टेंड कर दिया आप पे, कोई भी मास है फ्री एंड पे किसी एक पे कर दिया, मान लीजिए उस पे कर दिया। ठीक है, मास m, ठीक है, सबस्टेंडेड फ्रॉम इस एंड 2। तो आपको द एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस बताना है आपको। ठीक है, तो यंग मॉडुलस में y कह दूं तो f अपॉन a डेल्टा l अपॉन l, डेल्टा l अपॉन l। ठीक है, वो क्या होगा एक्सप्रेशन जो आपके पास लगाया गया, जो आपके पास लगाया गया जो F अपॉन A स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, वो होता है यंग मॉडुलस। ठीक है, F अपॉन A और डेल्टा L चेंज इन, जो आपके पास चेंज इन जो लेंथ है वो L ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, तो F A अपॉन A
डेल्टा एल। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और जैसे आपको लटकाया गया ये मास, तो नीचे तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो mg l अपॉन a। लेंथ में पहला कितना पहले कितनी थी लेंथ, L1 थी, और बाद में कितनी हो गई, ओरिजिनल L थी, और पहले कितनी घट के कितनी होगी, L1 माइनस, सबसे पहले जो चेंज हुई L1 थी और ओरिजिनल इतनी थी, तो ये डेल्टा L हो गया आपके पास, L1 माइनस L हो गया। ओके, mg L अपॉन a L माइनस L1, ये आपके पास यंग मॉडुलस हो जाएगा, mg L अपॉन a L माइनस L। ठीक है, ठीक है। नीचे अपन विकृति लिखते हैं, कितना विकृत हुआ, विकृति की बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेस, ऊपर स्ट्रेस की बात करते हैं, और नीचे स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात करते हैं अपन। स्ट्रेस कितना लगा, F अपॉन ए, लटकाया गया है, फिक्स किया गया है, तो स्ट्रेन कितना लगा, F अपॉन ए, इतना लगा। फोर्स लगा कितने, पर्टिकुलर एरिया पे लगा, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई ना कोई फोर्स लगा आपके पास। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना हो गया, सबसे पहले चेंज कितना चेंज हुआ, लेंथ में कितना चेंज हुआ, बट्टे ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ ऊपर चली जाएगी, तो ये आपके पास फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये यंग मॉडुलस का आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो इसमें ऑप्शन बताया जाए, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा mg L a L1 माइनस L। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा आपके पास 96 में जो ऑप्शन होगा वो 3 हो जाएगा। ओके, इतना आप नोट कीजिए एक बार। 96 में कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3 mg L अपॉन a L1 माइनस L। ओके, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में चलते हैं। 97 में चलते हैं। 97 में चलते हैं। ठीक है, 97 में ऑप्शन 3 था, 96 में ऑप्शन 3 था, कौन सा ऑप्शन 3 था आपके पास, mg L अपॉन a L1 माइनस L, ये आपके 96 में कौन सा था, 3 नंबर ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 97 में। 97 क्वेश्चन नंबर 97 थोड़ा वेट कीजिए, सारी की बता देंगे अभी। 97 में क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। 97 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं। 97 है उसमें थोड़ी सी ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो 97 देखिए कैसा है क्वेश्चन। इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग A and B made of some material are strictly silently out of the tune and produce beats of frequency 6 Hz। जो आपकी बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बना रहा है, बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बना रहा है, 6 हर्ट्ज बना रहा है। ठीक है, बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बना रहा है, 6 हर्ट्ज बना रहा है। व्हेन टेंशन इज बी इज डिक्रीजिंग, जो टेंशन है बी पे डिक्रीजिंग हो रहा है। दो आपके पास इसमें क्या है, गिटार की स्ट्रिंग है, ए है और एक बी है। ठीक है, और ए जो ए है आपके पास, जो ए मटेरियल ए पे जो बीट बना रहा है, ये 6 हर्ट्ज की बीट बना रहा है। इन दोनों के बीच जो बीट बना रहा है 6 हर्ट्ज की बना रहा है। और जो टेंशन लग रहा है बी पे, वैन इन बी तो डिक्रीजिंग, तो बी पे जो टेंशन बीट बनेगी उसके कारण जो टेंशन बीट बी पे भी बीट बनेगी, जिसके कारण आपका एक टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन क्रिएट होने के कारण आपका क्या होगा, इसमें जो कितनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी डिक्रीज होगी, 7 हर्ट्ज बता रहा है डिक्रीज होगी। और
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी दे रखी है, 530 दे रखी है, 530 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दे रखी है आपके पास। ओके, तो क्या करना है इसमें देखोगे, 530 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ए की, ठीक है। अब 6 आपके पास बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 6 बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपके पास जो 530 फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर की तरफ 524 हर्ट्ज कम हो जाए या 536 हर्ट्ज बढ़ जाए। दो फ्रीक्वेंसी होगी, 530 है आपके पास, तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी होगी, 524 बढ़ जाए कम हो जाए और 530 कम हो जाए और ये 536 बढ़ जाए, ये कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो अब 6 जो बीट आई है, बीट फ्रीक्वेंसी आई है वो 6 हर्ट्ज आई है। अब है आपके पास बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टेंशन के कारण आई है, बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके कारण आई है मैं एक बार पढ़ देता हूं, तो देखिएगा, टेंशन इन बी। अब टेंशन बी के अंदर टेंशन बी है, बी में जो टेंशन है आपके पास उसके कारण फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है और फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, कितनी डिक्रीज हुई है, 7 हर्ट्ज डिक्रीज हुई है। तो इसमें क्या होगा, 7 हर्ट्ज डिक्रीज हुई है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितनी डिक्रीज हुई, 7 हर्ट्ज डिक्रीज हुई, तो 523 हर्ट्ज, ठीक है, 523 हर्ट्ज हो गई। तो मैंने बताया कि जो 6 बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो 536 हो गई और 524 हो गई, ठीक है। तो आपके पास पूछा है क्या, जो इसमें से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 523 डिक्रीज हो गई, 7 डिक्रीज हो गई, तो उसमें पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कैसे होगी, तो ध्यान रखिएगा, इतना आप देखिए एक बार। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूं, 530 आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, बीट आ गया तो 524 हो गई और 536 हो गई। फिर दोबारा बीट टेंशन के कारण हो या टेंशन समानुपाती फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 523 आपके पास हो गई, ठीक है। तो 523 फ्रीक्वेंसी होगी, तो और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो बी की फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी होगी, 524 हर्ट्ज, क्योंकि ये 524 हर्ट्ज किसके नज़दीक है, 523 के नज़दीक है, ठीक है। 523 के नज़दीक क्या है, 524 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी नज़दीक है। 536 में से अगर 7 घटाएं तो ये नज़दीक नहीं बचेगा, तो ये नज़दीक है। तो इन दोनों में से ही फ्रीक्वेंसी होनी थी, क्योंकि 6 बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है और 6 बीट फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो 2 ऑप्शन मिलेंगे मुझे, 1 और 2, ठीक है। अब कौन सा नज़दीक हुआ, तो दूसरा बताया, टेंशन के कारण फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, तो आपके पास 523 आ गई, तो 523 किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी। पहले तो अपने पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 में से 1 करेक्ट होगा, परंतु जैसे ही अपन ने 7 बीट फ्रीक्वेंसी टेंशन के कारण और कम हो गई तो 523, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 524 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट 524 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, ये था नीट, ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं था परंतु क्वेश्चन ठीक था। ये 97 हो गया। अब करते हैं 98। 97 में ऑप्शन 1 524 हर्ट्ज। नेक्स्ट करते हैं अपन एक मिनट रुकना। चले नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 98। कैपेसिटर से जो आपका कैपेसिटर रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड यूनिट रहती है कैपेसिटर, क्लास 12th, ठीक है। तो कैपेसिटर से क्वेश्चन है, तो देखोगे कैसा क्वेश्चन है। आपके पास दे रखा है 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है।
440 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। एक कैपेसिटर 440 का है, उसकी जो वोल्टेज है वो आपके पास दे रखी है, 200 वोल्ट, ओके। तो आपके पास है 50 और आपके पास जो हर्ट्ज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस कैपेसिटर की 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। 50 हर्ट्ज दे रखी है एज ए सप्लाई, जो सप्लाई की जाती है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपके पास पूछिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछिए आपके पास, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इसमें पूछिए। तो आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछिए, आईआरएमएस पूछिए। तो कोई भी हो, जैसे अपन इसमें बात करें, जो आपका कैपेसिटर जुड़ा है, कैपेसिटर आपके पास कैसा बिहेव करता है, एज ए इम्पीडेंस बिहेव करता है, एज ए इम्पीडेंस बिहेव करता है, एज ए किसका बिहेव करता है, इम्पीडेंस। तो आपके पास जो करंट होगा V बराबर I एज ए इम्पीडेंस, इम्पीडेंस में कौन सा है ये, RMS करंट लिया जाए तो I RMS करंट, कौन इम्पीडेंस कौन सा है, XC। तो सबसे पहले XC निकालेंगे, तो निकालिए XC 1/ωc यानी 1/2πfc, तो 1/2 इंटू पाई रख दीजिए और F की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 50 हर्ट्ज है, 50 इंटू C आपके पास क्या है, C 40 10 की पावर -6 आएगा, तो 10 की पावर -6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो XC आपके पास कैसा आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो XC आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आप 50 इंटू 40 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, ये 2 जीरो आपके पास एक्स्ट्रा इंटू 2 पाई, तो आपके पास 10 की पावर 6 अपॉन ये हो जाएगा कौन सा 4000 इंटू पाई, ठीक है। तो इसमें 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कट गए, 10 की पावर 3 अपॉन 4 पाई, तो 10 की पावर 3 में 4 का भाग लगाओगे तो 250 अपॉन पाई, 250 अपॉन पाई, ओके। तो आपके पास जो आपके XC की वैल्यू आ गई 250 अपॉन पाई आ गई। तो IRMS मल्टीप्लाई 250 अपॉन पाई, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो V वोल्टेज आपको 200 दे रखा है, पुटअप कर दीजिए, आपके पास IRMS आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इतना। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ें, ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ें। 250 अपॉन पाई है और V वोल्टेज आपके पास कितना है 200, तो 200 अपॉन IRMS मल्टीप्लाई 250 अपॉन पाई, तो आपके पास कितना हो गया 200 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू हो गई ना 3.14 अपॉन में 250 IRMS, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 314 इंटू 200 अपॉन 250, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये IRMS हो जाएगा। 314 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 228 1 जीरो अपॉन 25, तो 0 से 0 तो कट गया ना, 0 से 0 कट गया, 0 से तो मल्टीप्लाई हो गई 100 की, तो 214 हो गया है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई में हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपके पास 0 हो गया, तो 628 अपॉन 250। तो आप वैसे भी कर सकते हो, 250 कितने हो गए 500 हो गए, ठीक है, 500 हो गए। फिर 500 से कुछ ज़्यादा है, 500 से 500 प्लस 250 किया और
तो कितना आ गया 750। तो 3 तो ये होंगे नहीं, 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से कम ही जाएगा। और 3 से कम जाएगा तो आप कर दीजिए एक बार, ढाई करके देख लीजिए, 125 जोड़ दीजिए, 5 2 और ये आपके पास 7 7 क्या है 6 हो गया, 625 हो गया। और ये 628 है, तो ये लगभग 2.5 के आसपास भाग जाएगा IRMS। ये आपके पास IRMS हो गया 2.5 के आसपास डिवाइड होगा। तो क्योंकि मेरे पास 225 हैं तो 228 है, तो 228 बट्टे 250 2.5 के आसपास आंसर आएगा। तो इसमें जो आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन है 2.5 एम्पियर। सेकंड ऑप्शन है 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए 2.5 एम्पियर, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। ए बॉल इज थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर अपॉन सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर की जो टॉप है, ये मान लीजिए टावर का टॉप है, उससे आपको 20 मीटर प्रति सेकंड से बॉल फेंकी जाती है, 20 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी जाती है। इफ हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करती है बॉल, तो वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर से हिट करती है ग्राउंड। तो इजीली वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसमें इंक्लूड हो गया, ओके। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये आपके पास जो हिट की जाती है, टावर से फेंकी जाती है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ओके। तो इसके बाद क्या कह रहा है, तो द लेंथ ऑफ टावर पूछा है इसमें। लेंथ ऑफ टावर, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है 10 मीटर अपॉन सेकेंड यूज लेना है। सीधा सा क्वेश्चन है, 9th 10th वाले बच्चे कर लें इसको। थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ए की जगह क्या है, g है, तो 2g। अगर नीचे बॉल आ रही है तो s भी नेगेटिव, h भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव। ये हो गया 10। तो इसमें v स्क्वायर क्या है 80, 80 का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 6400, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ये हो गया 20 इंटू एच, ओके। तो ये आपके पास 6400 में से 400 गए तो कितना बचा 6000 बराबर 20h। तो 20h 10 से 10 कट गया, 600 अपॉन 2 यानी 300 मीटर आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन 3 300 मीटर, ऑप्शन 3 300 मीटर, ओके। 99 वाला क्वेश्चन ये सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 98। 99 हो गया ऑप्शन 3 300 मीटर G2 सीरीज का, ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस अपन ने बिल्कुल ब्रीफली समझें, ब्रीफली नहीं समझें, डेप्थ में जाके समझें। सारे क्वेश्चन के जो आंसर किए हैं बिल्कुल जाके डेप्थ में किए हैं। सबके पास अवेलेबल होगा पेपर, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पुट अप नहीं किए यहाँ पर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, ठीक है। तो v वोल्ट से पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v वोल्ट है, v वोल्ट। एक बार देख रहा हूं कैमरा चल रहा है आपका, बिल्कुल आपका कैमरा चल रहा है।
पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास V वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो पोटेंशियल गिवन है V वोल्ट गिवन है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी गिवन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी गिवन है 1.337 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर इतनी आपके पास गिवन है। ओके, इतनी आपके पास गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस वी वॉट गिवन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलेटेड किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इतनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस इज, जो वी वोल्ट है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो सुप्रसिद्ध फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर 12 पॉइंट अंगस्ट्रम इंटू रूट वी, परंतु अंगस्ट्रम में नहीं है, नैनोमीटर में लैम्डा, तो इसको भी नैनोमीटर में बदल दीजिए। 1.227 इंटू, ये आपके पास नैनोमीटर में आ गया, अपॉन रूट वी। ओके, लैम्डा की वैल्यू है तो ये पुटअप कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू 1.227 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 1.22, ये नैनोमीटर में गई, ध्यान रखें नैनोमीटर में 7 नैनोमीटर रूट वी। ओके, 1.227 नैनोमीटर, 1.227 नैनोमीटर कैंसल आउट करने के लिए ये दिया है आपको। ये फॉर्मूला सुप्रसिद्ध फॉर्मूला याद रखना है। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, आपके को प्रोटॉन के लिए याद रखना है, अल्फा पार्टिकल के लिए याद रखना है, और ठीक है, और गैस के लिए भी ये फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगली 2021 में गैस का फॉर्मूला दे देगा, ये बस बदल के ये दे देगा पेपर इससे, ठीक है, गैस का फॉर्मूला दे देगा, ऐसा ही देगा पेपर में। कुछ कोई भी इनके पास कुछ है तो नहीं, अब बचेगा नहीं, अब नेक्स्ट गैस का दे देगा, अगली साल 2022 में प्रोटॉन का दे देगा, ऐसे चलता रहेगा, बस कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये इससे कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, 10 की पावर -2 अपॉन रूट वी। निकाल दीजिए कितनी, सॉरी कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं यही कर देता हूँ एक बार, तो रूट वी इधर चला गया, ये हो गया 10 की पावर -2, तो ये आपके पास क्या आ गया, मैं इसको मिटो ही देता हूँ, ठीक है, इसको मिटो ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास रूट वी है, तो ये आपके रूट वी, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, v अपॉन 10 की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। ऑप्शन देख लीजिए, 10 की पावर 4 वोल्ट, 3 नंबर ऑप्शन है, 10 की पावर 4 वोल्ट। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन का, ओके, नोट कर लीजिए।